नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। आपको पुलवामा का अटैक याद होगा। फरवरी 2019 में हुआ था यह आतंकी हमला। इस हमले में विस्फोटक से भरी एक गाड़ी सीआरपीएफ जवानों के काफिले में घुस गई थी। भयानक धमाका हुआ था और हमने अपने देश के 45 जवान खो दिए थे। लेकिन उसी पुलवामा में ठीक वैसे ही धमाके की एक और साजिश एक बार फिर रची गई और इस बार मात खाने की बारी आतंकवादियों की थी। आतंकियों की साजिश को हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। एक भयानक धमाका जिसने बहुत बड़ी आतंकी साजिश को धुआं धुआं कर दिया। एक जबरदस्त विस्फोट जिसने आतंकियों के खूनी इरादों के परखच्चे उड़ा दिए। यह धमाका उस बारूद को खत्म करने के लिए किया गया जो एक कार में आतंकियों ने जमा किया था, पुलवामा जैसा हमला दोबारा करने के लिए। पुलवामा जिले के आयनगुंड इलाके में बारूद से लदी एक सेंट्रो कार को लाया गया, जिसको वहां तक आतंकियों ने चलाकर पहुंचाया। लेकिन उसी बीच सुरक्षा बलों और पुलिस को इसकी जानकारी मिली और गाड़ी को समय रहते हुए उसमें रखे गए बारूद को डिफ्यूज किया गया और उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट उस इलाके में हुआ। सोचिए, धमाका इतना जोरदार था कि कार के पुर्जे लोहे के कबाड़ में तब्दील हो गए। दरअसल ये 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले को दोहराने की साजिश थी, जिसे समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। पुलवामा पुलिस को जानकारी मिली थी कि आतंकी पुलवामा जैसा आतंकी हमला करने की योजना बना रहे हैं। रात के करीब 11 बजे सुरक्षा बल के जवानों ने आखिरकार पुलवामा के आयनगुंड में सफेद रंग की ये कार देखी। इस कार में दुपहिया वाहन का नंबर प्लेट था। सुरक्षा बलों ने कार को रोकने की कोशिश की, मगर कार में बैठे आतंकी ने यू टर्न लेकर कार दौड़ा दी। आगे जाकर आतंकी कार छोड़कर भाग गया। हम लोगों को इत्तला था कि जैश मोहम्मद का मिलिटेंट इस कार्रवाई को करने वाला था और यह जंग बदर के दिन ही करना था, क्योंकि उस टाइम में हम लोग बहुत सारी कार्रवाई प्रिवेंटिव मेजर लिए, तो हम लोग के प्रिवेंटिव और ऑफेंसिव ऑपरेशन के चलते उस टाइम में नहीं कर पाया। कार की तुरंत तलाशी हुई। कार के अंदर नीले रंग के एक बड़े ड्रम में विस्फोटक भरा हुआ था। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तुरंत मौके पर बुलाया गया। तुरंत पास के गांव को खाली कराया गया और फिर इस ब्लास्ट के साथ बम को डिफ्यूज किया गया। इसके साथ ही एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस के लिए राहत की बात यही है कि समय रहते हुए उन्होंने इस ब्लास्ट को डिफ्यूज किया, वरना अगर इसका निशाना सुरक्षा बल जो कि आतंकियों का निशाना था बनते तो कहीं न कहीं काफी ज्यादा क्षति इस ब्लास्ट से होती। बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बावजूद आतंकी कैसे विस्फोटक लाने में कामयाब हुए। बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलवामा पुलिस को, कि एक ऐसा कार जो पुलवामा में इस्तेमाल किया था, व्हाइट सेंट्रो कार, जिसमें आईडीज तैयार होकर के रखी हुई हैं, इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। ये वही पुलवामा है जहां 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। हमले में 45 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। एक बार फिर आतंकियों ने पुलवामा में उसी तरह की तबाही की साजिश रची, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी चुस्ती से इसे तहस नहस कर दिया। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। और इस खबर के हर पहलू को आपको विस्तार से दिखाएंगे अब से थोड़ी देर बाद, ठीक 7:30 बजे हमारी स्पेशल पेशकश में पुलवामा पार्ट 2 इनसाइड स्टोरी। और अब बात सोनिया गांधी के उस आक्रामक तेवर की जिसका इस्तेमाल उन्होंने आज सरकार के खिलाफ किया। सोनिया ने प्रवासी मजदूरों की बदहाली के लिए केंद्र को कसूरवार बताया और उनके लिए सीधी आर्थिक मदद की मांग की। सोनिया के हमले को प्रियंका का भी साथ मिला।
प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों, दुश्वारियों और बदहाली की इन तस्वीरों से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बेहद आहत है। मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इनकी पीड़ा के प्रति सरकार को लापरवाह ठहराया था। आज कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों की मजबूरी के लिए केंद्र को कसूरवार करार दिया। हिंदी में सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सरकार पर सीधा प्रहार किया। मजदूरों की हालत को चिंताजनक कहा और सरकार से इनकी सीधी मदद की स्पष्ट मांग की। लाखों मजदूर नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर दवाई और साधन के सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर वापस जाने को मजबूर हो गए। उनका दर्द देश में हर दिल ने सुनी, पर शायद सरकार ने नहीं। हमारा केंद्र सरकार से फिर आग्रह है कि खजाने का ताला खोलिए और जरूरतमंदों को राहत दीजिए। सरकार पर संगीन आरोपों के साथ साथ सोनिया ने मजदूरों, गरीबों की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए मदद का अर्थशास्त्र भी समझाया। सोनिया ने कहा कि सरकार हर परिवार को 6 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रति महीना सीधे कैश भुगतान करे और उसमें से 10,000 रुपए फौरन दे। मजदूरों की घर वापसी के लिए सुरक्षित और मुफ्त यात्रा का इंतजाम किया जाए। सरकार महात्मा गांधी मनरेगा में 200 दिन का काम सुनिश्चित करे। छोटे और लघु उद्योगों को कर्ज देने की बजाय आर्थिक मदद की जाए। आज सिर्फ सोनिया ने ही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, बल्कि पार्टी महासचिव और बेटी प्रियंका वाड्रा ने भी संदेश के जरिए घेरा डाला। हमारा कर्तव्य ये है कि हम सबके लिए अपनी आवाज उठाएं और न्याय मांगें। आपसे आग्रह करती हूं कि आप भी से किसी भी माध्यम से आवाज उठाएं ताकि न्याय मिले। सोनिया और प्रियंका दोनों ने जनता से आह्वान किया है कि वो सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस की मुहिम के साथ जुड़ें। हालांकि सत्ता की ओर से बार बार यही पलटवार हो रहा है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सियासत खेल रही है। लेकिन उसे भी आशंका है कि कोरोना काल और लॉकडाउन के वक्त विपक्षी खेमा मजदूरों के पलायन को उनके लिए कहीं एक फजीहत वाला मुद्दा न बना दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक मजबूत हथियार की जरूरत थी। मजदूरों का विस्थापन और उनका दर्द एक हथियार के तौर पर विपक्ष के हाथ लगा और यही वजह रही कि गांधी नेहरू परिवार का हर सदस्य राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सामने आए और सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। उधर सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों पर सरकार की घेरेबंदी की तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशों का एक लंबा पर्चा थमा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शुक्रवार तक प्रवासी मजदूरों पर राज्य अदालत में रिपोर्ट सौंपेंगे। घर जाने के लिए मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मजदूरों की यात्राओं का पूरा खर्चा राज्यों की सरकारें उठाएंगी। इसके अलावा संबंधित राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करेंगी। ये सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कही। आपने मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल घर जाते देखा होगा। आपने मजदूरों को साइकिल से, रिक्शे से, ठेले से, ऑटो से, ट्रक से, ट्रेन से घर जाते देखा होगा। लेकिन इस बार मजदूर प्लेन से घर गए। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने मुंबई के मजदूरों को उनके घर रांची प्लेन से पहुंचाया। इन मजदूरों की आज वो हसरत पूरी हुई जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की होगी। सिर पर गठरी, चेहरे पर गरीबी और लाचारी के सबूत, आंखों में अनिश्चय भविष्य का अंधेरा। लेकिन रांची हवाई अड्डे पर उतरते हुए इनकी नजरों में थोड़ी देर के लिए ही सही चमक थी, क्योंकि इन्हें पहली बार विमान से यात्रा करने का मौका मिला। पहली बार आ रहे हैं? जी हाँ जी, हम लोग यहाँ तक हमको लाने के लिए प्रयास किया, उसको हम बहुत धन्यवाद। 180 मजदूर आज प्लेन से मुंबई से रांची पहुंचे थे। सुबह 6 बजे की फ्लाइट के लिए मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 2 बजे से ही मजदूरों का पहुंचना शुरू हो गया था। आज तक ने जब इन मजदूरों से बात की तो शहर छोड़ने की मजबूरी का दर्द छलक उठा। वही राशन पानी नहीं मिल रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो कैसे गुजारा किया? वही लाते थे, कभी कम बेसी उसी तरह गुजारा हो गया। वापस जा रहे हैं क्योंकि 2 महीने से इधर ही फंसे थे।
उधर जा नहीं पा रहे थे, पूरा पगार उगार थोड़ा नहीं मिल रहा था, राशन पानी का दिक्कत था सर, बच्चे लोग थे दो। मजदूरों के लिए विमान का किराया सोचना भी मुश्किल है, लेकिन इन मजदूरों के लिए बेंगलोर लॉ स्कूल एलुमनाई एसोसिएशन मसीहा बनकर आया। कुछ एनजीओ की मदद से करीब 12 लाख रुपए खर्च कर सारा इंतजाम किया गया। पूछा, हमने सिर्फ बोला कि आप लोग को आना है तो फ्लाइट है, तो वी हैवंट रियली गॉन। माइग्रेंट्स का रिएक्शन क्या था? हमने वैसे पूछा नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो इस खर्चा कितना आया है और खर्चा किसने वहन किया? खर्चा हमने उठाया, नेशनल लॉ स्कूल अलुमनाई इंटायरली। जिस तरह से मुंबई से मजदूरों की टोली हवाई जहाज से रांची पहुंची, वैसे ही 10 मजदूरों को दिल्ली से पटना भेजा गया। ये मजदूर मशरूम फार्म में काम करते थे। इनके मालिक ने इन्हें फ्लाइट से घर भेजा। दिल्ली, मुंबई और तमाम बड़े शहरों से मजदूर किसी न किसी तरह से घर लौट रहे हैं। ऐसे बुरे वक्त में अगर कुछ लोग इन मजदूरों की मदद को सामने आए तो ये बेहद सराहनीय पहल है। दिल्ली से सत्यजीत के साथ राजेश कुमार झा, पटना, आज तक। मोदी सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा कि कोविड-19 के लिए देश में वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जोरों पर है और अक्टूबर तक कुछ कंपनियों को इसके प्री क्लिनिकल स्टडीज तक पहुंचने में कामयाबी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की 4 प्रक्रिया हैं। भारत में इन चारों प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। एक तो आपके लेबोरेटरी ऐसी होनी चाहिए जहां आप वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को लेके किसी और ऑर्गेनिज्म या मान लीजिए यीस्ट पे, बेकर्स यीस्ट में डाल सकते हैं ताकि वो वायरल प्रोटीन बहुत ज़्यादा बनाए। ये पेपर में लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करने वाले लेबोरेटरी जो ठीक से कर सकते हैं, आइसोलेटेड कंडीशंस में कर सकते हैं, कम है। वो भी लोग किए हैं, या 2-3 लेबोरेटरी किए हैं, तो वो स्टेज आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी। लेकिन वैक्सीन को लेकर दुनिया में तमाम दावे किए जा रहे हैं। क्या वैक्सीन का बनना इतना आसान होता है? एक वैक्सीन बनने की प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं और अमूमन कोई वैक्सीन कितना वक्त ले लेता है बनने में? जरा आपको एक ग्राफिक्स के जरिए उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि वैक्सीन बनने में एक लंबा वक्त लगता है? आपने अक्सर सुना होगा पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है कि 1.5 साल में इसका टीका यानी कि इसकी वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। लेकिन क्या वाकई 1.5 साल में वैक्सीन बाजार में आ जाएगी? आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीन बनने की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है, कैसी होती है, क्या होता है। ये देखिए, अभी लक्ष्य रखा गया है 1.5 साल यानी कि 18 महीने। अगर हम मान लें तो अगस्त 2021 तक आ जाना चाहिए वैक्सीन, यानी कि 2020 में जो रिसर्च शुरू हुआ है उसके प्री क्लिनिकल ट्रायल होंगे, फिर फेज 1 ट्रायल होगा, फिर फेज 2 ट्रायल होगा, फिर फेज 3 ट्रायल होगा, फिर फैक्ट्री में उस वैक्सीन को भेजा जाएगा, बनाने की प्रक्रिया होगी, निर्माण और फिर बिक्री के लिए वो बाजार में आएगा 18 महीने के लिए। ये लक्ष्य है। लेकिन असल में क्या होता है जरा वो भी देख लीजिए। दुनिया भर में जब कोई भी वैक्सीन बनता है तो अमूमन समय जो लगता है वो 16 साल तक का हो सकता है। मई 2036 हो सकती है वैक्सीन के आने में, क्योंकि अमूमन रिसर्च, फिर उसके बाद 2 साल प्री क्लिनिकल, उसके बाद फिर 2 साल फेज 1 ट्रायल और फेज 2 ट्रायल, फिर 2 साल फेज 3 ट्रायल, और फिर ऐसे कहानी आगे बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 10% वैक्सीन जो हैं उनके ट्रायल सफल होते हैं पूरी तरह से। 37% तो पहले 2 चरणों में ही फेल हो जाते हैं, और फिर तीसरे चरण में 69% फेल हो जाते हैं, और चौथे चरण में 42% फेल हो जाते हैं। फिर फाइनल चरण तक आते आते 15% दम तोड़ देते हैं रास्ते में। 10% वैक्सीन होते हैं जिनके सफल होने की उम्मीद होती है। ऐसे में उम्मीद पर ही दुनिया कायम है कि उन 10% में कोरोना का वैक्सीन भी होगा। जरा आप ये देख लीजिए, अब तक जो सबसे कम समय में वैक्सीन बने हैं उनमें कौन कौन से हैं। सबसे कम समय में रोटा वायरस का इंजेक्शन बना था जिसने 15 साल लिए थे। एचपीवी वायरस का इंजेक्शन 15 साल में बना था। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लूमिस्ट जिसको आप वैक्सीन कहते हैं वो 28 साल में बना था। और चेचक का वैक्सीन वेरिसेला दुनिया 28 साल में ढूंढ पाई थी। ये बातें हम आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, केवल आपको प्रक्रिया बताने के लिए कह रहे हैं। और उस प्रक्रिया में दुनिया इस बात को समझते हुए कितनी तेजी से काम कर रही है कि कोरोना से बचाव के लिए उनको वैक्सीन जल्दी से जल्दी चाहिए। बहरहाल रुक करते हैं मुंबई का, जहां कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
कोरोना के बीमारों का आंकड़ा 32,000 को पार कर गया। सबसे बुरे हालात धारावी में है, इसलिए धारावी में कोरोना की दहशत भी सबसे ज्यादा है। अब आलम यह है कि धारावी को छोड़कर बड़ी तादाद में मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। इस भीड़ को देखिए। 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले एशिया के सबसे बड़े स्लम में मजदूरों की घर वापसी का दौर जारी है। सड़कों पर लोगों का सैलाब है और बस एक ही सपना है, किसी तरह अपने घर लौट जाएं। ये वो धारावी है जहां अब तक 1600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 61 लोगों की जान कोरोना से जा चुकी है। लेकिन धारावी से इस तरह का पलायन बाकी राज्यों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। यहाँ से लोग यूपी और बिहार जा रहे हैं, जहां कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। बिहार में 3000 पॉजिटिव केस में करीब 1800 केस बाहर से आए लोगों के हैं। ऐसे में मजदूरों का इस तरह का पलायन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। वहाँ बोला गया था कि जब ट्रेन मालूम पड़ेगा चले जाना, ऐसे एक दूसरे से मालूम पड़ता है कि ट्रेन है, इसके लिए हम लोग आ गए थे। ये यूपी बिहार की लाइन लगी हुई थी, तो अभी आगे पुलिस ने कहा कि जो है यूपी बिहार वाले बाहर निकल जाओ। करीब कुछ नहीं तो हजारों आदमी की लाइन है। वो बोल रहा है कि न सब यूपी वाले सब बाहर हो जाओ, गाड़ी नहीं है। किसी तरीके की सावधानी आप लोगों को डर नहीं लगता? डर का क्या है, बस गाँव जाना है। कोरोना की मार झेल रहे मुंबई की एक और तस्वीर देखिए। कैसे मजदूरों को ट्रक में भरकर स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। ये वो मजदूर हैं जिन्हें ट्रेन से सफर करके अपने घरों तक जाना है। स्टेशनों का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं है। यहाँ जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। हमने सोचा यानी जैसे लाइन बढ़ा करके साहब लोगों से यानी बात करके अगर भेज देंगे हमारे गांव तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। हमारे पास बच्चों के सिवा अभी खिलाने के लिए कुछ है नहीं। मुंबई के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश की औद्योगिक राजधानी से अब तक 32,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों के पलायन की ऐसी तस्वीरें खतरे की घंटी हैं, जो मुंबई से देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना कैरियर का काम कर रही है। आज तक ब्यूरो। मुंबई में कोरोना की भयानक मार है, मगर इस भयानक महामारी के बीच एक अच्छी खबर आई है। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में 18 दिन की एक बच्ची ने कोरोना को मात दे दी। 18 दिन की इस बच्ची को कोरोना संक्रमण हुआ था और इलाज के बाद अब ये बच्ची बिल्कुल ठीक है। अस्पताल से जब बच्ची को छुट्टी दी गई तो डॉक्टर्स ने ताली बजाकर इस बच्ची को विदा किया। दिल्ली में भी कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज दिल्ली में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस पर कोरोना का भयानक अटैक हुआ है। यहाँ पे एरिया सील किया जा रहा है और सील होने के बाद आपके घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। और आपको जो भी जरूरी सामान है, लाइक मेडिसिन और घरेलू सामान, जो भी दूध वगैरह और जो भी सामान चाहिए होगा, वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। हमारे सीडीपी जो है सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक यही मिलेंगे आपको। हेलो। कोरोना संक्रमण की मार से तड़पती दिल्ली के लिए कोई सुबह राहत वाली नहीं होती है। कोरोना की दहशत दिन ब दिन बड़ी हो रही है। तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली में सुभाष नगर का इलाका है। यहाँ ब्लॉक 2 में एक ही घर में कोरोना के 6 केस सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। रिपोर्ट सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर इलाके को सील कर दिया है। पुलिस अनाउंस कर रही है कि लोग घरों में ही रहें, उनकी जरूरत का सामान उन्हें पुलिस पहुंचा देगी। सील होने के बाद आपके घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, ना कोई बाहर से अंदर आएगा। और आपको जो भी जरूरी सामान है, लाइक मेडिसिन और घरेलू सामान, जो भी दूध वगैरह और जो भी सामान चाहिए होगा, वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना की जद में ये पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं, जो लगातार लोगों को कोरोना से आगाह कर रहे हैं। दिल्ली के मधु विहार के एसएचओ भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा एक अस्पताल में तैनात पुलिस के 2 जवानों में भी कोरोना संक्रमण मिला है।
उसमें भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी तक दिल्ली पुलिस के लगभग 450 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें एक डीसीपी नॉर्थ और इसके साथ ही शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी भी शामिल है। लगभग 10 से ज्यादा एसएचओ अभी तक कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली में खयाला और टैगोर गार्डन की है। यहाँ लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये खुद कोरोना से बेपरवाह हैं, लेकिन ये बेपरवाही इनके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 15,200 के पार हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 303 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े परेशान करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी संक्रमण को लेकर सचेत नहीं हैं। मनोरंजन कुमार के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कैबिनेट सचिव कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों की समीक्षा कर रहे हैं। जी हां, आज तक ने आपको बताया था कि 11 से 13 ऐसे शहर हैं जिनकी स्थिति कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा खराब है, जहां 70 से 80% तक कुल केस पूरे देश के हैं। उन शहरों में स्थिति की समीक्षा की जा रही है। लॉकडाउन को लेकर आगे फैसला होना है, लिहाजा इस नजरिए से इस मीटिंग को बहुत अहम माना जा रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मां के कफन से खेलते बच्चे की तस्वीर आपको याद है ना? उस बदनसीब मासूम बच्चे की मां का अंतिम संस्कार कटिहार में कर दिया गया। आरजेडी के विधायक ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। स्थानीय लोगों ने बिहार सरकार से 10 लाख के मुआवजे और पक्के मकान की मांग की है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा, कलेजा मुंह को आ गया। मासूम बच्चा बार बार चादर खींचकर मां को जगाने की कोशिश करता है। इस बात से अनजान कि मां अब कभी नहीं उठेगी। कटिहार की रहने वाली अरबीना गुजरात से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठी थी, लेकिन यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। कटिहार के माराडांगी गांव में अरबीना का अंतिम संस्कार कर दिया गया और अब दोनों मासूम बच्चे नाना नानी के पास हैं। पति ने पहले ही उन्हें तलाक दे दिया था। अब उनके घर पर नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है। बरारी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक नीरज यादव भी पीड़ित परिवार का हाल लेने उनके घर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने दोनों अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए 10 लाख की आर्थिक मदद और पक्के मकान की मांग की है। काफी गरीब परिवार है और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पति 1.5 साल पूर्व ही इनको तलाक दे चुके थे। मैं चाहूँगा सरकार इनको जो है कम से कम 10 लाख का मुआवजा दे। इनके आश्रितों को कम से कम घर मुहैया कराया जाए। काफी इनका कच्चा मकान है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद की है। बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लेने के साथ ही उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा भी किया। कटिहार से विपुल राहुल के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के बढ़ते केस अब डराने लगे, लेकिन कोरोना से युद्ध स्तर पर निपटने की करीब 2 महीने की लंबी कोशिश के बावजूद कुछ कमजोर कड़ियां सामने आ रही हैं। दिल्ली में कल एम्स के सामने एक शख्स बेहोश होकर गिर गया, लेकिन वहां से गुजर रही कई एम्बुलेंस कर्मियों ने इसलिए उसकी मदद नहीं की क्योंकि उनके पास पीपीई किट नहीं थी। बीच सड़क पर भीड़ भाड़ और इसके बीच पीपीई किट से लैस कुछ लोग। एम्बुलेंस भी खड़ी है। काफी गहमा गहमी का मंजर। सड़क पर एक स्ट्रेचर भी नजर आ रहा है, जिस पर एक शख्स लेटा नजर आ रहा है। ये मंजर है दिल्ली की एम्स के बाहर की सड़क का। सांस की तकलीफ की वजह से बुजुर्ग अचानक सड़क पर गिर गए थे। इन तस्वीरों में कुछ लोग उन्हीं की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कहानी बस इतनी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बुजुर्ग करीब 4 घंटे तक सड़क पर पड़े रहे।
एम्बुलेंस गुजरती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि किसी के पास पीपीई किट नहीं थी और कोरोना के डर से बगैर पीपीई किट के कोई बुजुर्ग शख्स को छूना नहीं चाहता था। फिर बुजुर्ग शख्स को कैसे मिली मदद, बता रही हैं श्वेता सिंह। एम्स अस्पताल के नजदीक हम इस समय हैं। ये सारी दवाई की दुकानें, ये चहल पहल, ये सब कुछ आप देख रहे हैं, लेकिन 4 घंटे यहाँ पर जो कुछ चला है वो सबके मन में सवाल खड़े कर रहा है। ठीक इसी जगह पर एक युवक 4 घंटे तक यहाँ मौजूद रहा। कब से आप लोग देख रहे थे? मैम सुबह 10 बजे हम अपनी शॉप खोलने आते हैं। सुबह 10 बजे आए, हम देखे कि एक पीपल यहाँ पे लेटे हुए थे। तो पूरी गर्मी पूरी एक हमारे और जो स्टाफ है उसने ये कार्टून आप देख रहे हो उसने लगाया, क्योंकि धूप जा रही थी बहुत देर से पहले। बाकी पीपल चल रहा, हम एम्बुलेंस को ही फोन करते रहे। 2-4 गाड़ियां आई, वो लोग चले गए। नहीं, उनके पास बोले हमारे पास वो नहीं है उठाने का पीपी किट वगैरह कुछ भी नहीं था उनके पास। फिर लास्ट में 4 घंटे बाद कोई आया तो फिर उन्होंने किया यहाँ। 4 घंटे बाद दरअसल लगातार कॉल की गई, लगातार कोशिशें की गई कि किसी तरीके से कोई मदद कर दे, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं रहा था। कोशिश बहुत सारी की गई थी कि एम्बुलेंसेज यहाँ पर आके रुकी, लेकिन उसमें से कोई निकला नहीं था। और आखिरकार फिर हमने देखा कि किस तरीके से दुकान की तरफ से ये मदद की गई थी। आखिरकार कैसे फिर ले जाया गया? यहाँ सुबह में कोई 2 लेडीज नियर बाय यहाँ पर रख कर गई थी, लेकिन जब यहाँ से क्या फाइनली एम्बुलेंस वालों ने हटाया या पुलिस वालों ने? नहीं, एम्बुलेंसेज आती रही। पहली बात तो इन टाइम एम्बुलेंसेज नहीं आई। फिर काफी कॉल करने पर रिपीटेड कॉल्स हमने किए। पुलिस वालों ने हॉटलाइन पे कॉल किया, नेबर्स ने कॉल किया। देन टू देयर वाज नो मच रिस्पॉन्ड। फिर जो एम्बुलेंसेज आई वो हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थी, बिकॉज वो बोल रहे थे कि वी डोंट नो कि हमारे पास कोरोना किट के लिए पूरा पीपी किट अवेलेबल नहीं है, हम बाहर आके इनको हाथ नहीं लगाएंगे। तो एक एम्बुलेंस दूसरी एम्बुलेंस को, किसी को पता नहीं था कि उसको क्या हुआ है, एक्सीडेंट केस है या क्या है, लेकिन कोरोना का डर। एक्सीडेंट केस नहीं था, पेशेंट गैस्प कर रहा था, ब्रेथलेस था, थोड़ा ओल्ड एज काफी था। लास्ट में आपने पीपीई किट दिया? हमने पुलिस वालों को पीपीई किट, फिर एक पुलिस वाला हेल्प के लिए आया, उन्होंने पीपीई किट पहना और एम्बुलेंस वालों ने पीपीई किट पहने। फिर उसके बाद में फिर हेल्प होके एम्बुलेंस में डाला। फिर हमने सबको सैनिटाइज स्प्रे से सैनिटाइज किया एंड देन दे अपने खर्चे पे किया। हाँ जी सर, अपने खर्चे पे। दरअसल कोरोना के समय में देखिए यही परिस्थितियां हो जाती हैं कि एक व्यक्ति को कोई इसीलिए नहीं हाथ लगा सकता था क्योंकि सबको संक्रमण का डर था, लेकिन उसी में फिर पब्लिक की तरफ से मदद की हाथ भी बढ़ाया जाता है कि किस तरीके से पीपीई किट और सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई, तब जाकर पुलिस वाले यहां से निकाल पाए। लेकिन अगर यहां पर एम्बुलेंसेज में ये बेसिक सुविधा नहीं उपलब्ध है, जो कि तस्वीरों से साफ हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है आने वाले दिनों के लिए भी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।